बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ के एक इनफाइनाइट एक कंडक्टर है, एक और कंडक्टर है यहाँ पे ऐसे, और जो इनकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ऐसे ज़्यादा लेंथ के हैं। ठीक है। सो यदि मैं इन पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स में, यदि इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस यदि R ले लूँ मैं, तो फिर इनके बीच जो यूनिट लेंथ पे फोर्स लगेगा वो होगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन वट आर। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। सपोज करिए मैं इस इक्वेशन में यदि मैं करंट की वैल्यू I1 और I2 दोनों की जो वैल्यू है 1 एम्पियर भेजता हूँ। ठीक है, ये भी 1 एम्पियर है और ये भी आपका 1 एम्पियर है दोनों। ठीक है। सो क्या आ जाएगा, पुट करिए ऊपर। सो एफ डैश कितना आएगा, और आर की वैल्यू यदि मैं 1 मीटर पुट कर देता हूँ। ठीक है, 1 एम्पियर करंट इन दोनों में भेज दिया और आर की वैल्यू 1 मीटर पुट कर रहे हैं, तो एफ डैश कितना आ जाएगा, लेट अस चेक। म्यू 4 पाई की वैल्यू मैंने बताई थी 10⁻⁷ 2 × 1 × 1 अपॉन वट 1। सो एफ डैश विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻⁷। ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। सो न्यूटन पर मीटर, बिकॉज ये जो है आपका ये यहाँ लेंथ है, अपॉन मीटर आ जाएगा तो पर मीटर आ जाएगा। ठीक है। सो अब यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रह गया था कि यदि साथ में वही पूछ ले कि ठीक है इसको फॉर्मूला ड्राइव करिए और साथ में एक एम्पियर करंट को डिफाइन करिए, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हो सकती है यहाँ से, देखिए ज़रा। 1 एम्पियर वो करंट है जो इन दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर्स में भेजा जाए। 1 एम्पियर वो करंट है जो इन दो पैरेलल इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स में भेजा जाए और उनके बीच का डिस्टेंस कितना रखा जाए, 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस रखा जाए, ये देखो। तो उनकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है, इतना लगता है। ये जो फोर्स लगता है ये दोनों आपको पता है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ऐसे। तो जितना फोर्स इसकी यूनिट लेंथ पे लगेगा उतना इसकी यूनिट लेंथ पे लगेगा। सो दोनों फोर्सेस की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है। सो ये क्वेश्चन इज कि 1 एम्पियर करंट क्या है फिर। So 1 ampere current is that current which if सेंड किया जाए या मेंटेन किया जाए, which if maintained in two infinitely long parallel straight conductors in vacuum फ्री स्पेस में या वैक्यूम में separated by a distance of 1 मीटर कितना फोर्स कॉज करेगा यूनिट लेंथ पे, इतना कॉज इज ए फोर्स ऑफ कितना भी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ, उन कंडक्टर्स की पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। जितना यूनिट लेंथ पे एक कंडक्टर पे लगेगा फोर्स, यदि वो लेफ्ट साइड को लगा तो दूसरे में वो ही यूनिट लेंथ पे सेम फोर्स लगेगा राइट साइड को। ठीक है, एक में राइट साइड को लगा दूसरे में लेफ्ट साइड को लगेगा। ठीक है, यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है। सो 1 एम्पियर वो करंट है वो यदि इन टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर्स में भेजा जाए और उनके बीच का डिस्टेंस 1 एम्पियर रखा जाए, तो उनकी, और ये सारी वैक्यूम में हो ये, तो उनकी यूनिट लेंथ पे वो कितना फोर्स कॉज करता है। और यदि करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे इतने फोर्स के साथ, इतना फोर्स उनकी यूनिट लेंथ पे लगेगा और इससे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। और यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट है उनमें, तो फिर आपको मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन यू कैन प्रूव, ये दूसरा कंडक्टर इसमें करंट ऐसे है सपोज, तो फिर ये रिपेल करेंगे ऐसे ये। और यदि इनमें 1 एम्पियर करंट चल रहा है और डिस्टेंस 1 मीटर है इन दोनों के बीच भी, तो ये रिपेल करेंगे। इनकी यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, यूनिट लेंथ पे फोर्स लगेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर।
इतनी यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से वो रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये 1 एम्पीयर करंट की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी। तो थोड़ा आगे बढ़े और बात करते हैं कि ये जो आपका नेक्स्ट है वो है कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क लगेगा कॉइल पे, एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल when placed in uniform magnetic field बी है मान लो। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने चले हम कि टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल लेंगे। कॉइल आपकी रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकती है, कॉइल आपका सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें करंट होना चाहिए, मेन चीज़ उनमें क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए। यदि करंट है और उसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो फिर ये टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। जो टॉर्क लगता है वो होता है बेसिकली एम बी साइन थीटा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में फिर ये एम क्रॉस भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने चले हम, डेरिवेशन है सिंपल सी, सो ध्यान से सुनेंगे। तो सपोज करिए कि आपके पास ये है तो टॉर्क का फॉर्मूला ड्राइव करने चले हम, टॉर्क। ठीक है, जो लगता है कॉइल पे वो इतना लगता है एम क्रॉस बी। अब एम क्या है ये सीखेंगे थोड़ा। एम जो है वो बेसिकली है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, थोड़ा सा उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मान लो आपके पास एक कॉइल है, ये है। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, हम वो करने चले। सपोज इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो ये यदि मैं यहाँ पे ये बनाया मैंने, देखो ये यहाँ पे ये, सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ तो मेरे को करंट क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, सो यदि मैं अपनी तरफ से देखने से यदि ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैं इसकी तरफ अपनी तरफ से एक मैग्नेट लेके आता हूँ। मैग्नेट में क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो आई विल फाइंड कि ये जो साउथ नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट में, साउथ पोल लेके आया मैं इसकी तरफ इधर को, तो मैंने देखा कि साउथ पोल है ये अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ। तो साउथ हमेशा अट्रैक्ट किस तरफ होता है भाई, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, साउथ कहाँ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब इस कॉइल के जो सामने वाला फेस जो मेरी तरफ है उसने कैसी पोलैरिटी शो करी होगी, नॉर्थ। तभी ये साउथ पोल जब मैं लेके आया मैग्नेट तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, तो एक दूसरे केस में यदि सेम कॉइल मेरे पास थी, ये जैसे ये है, और यदि इसमें मैंने करंट की डायरेक्शन को ये कर दिया क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो मुझे यहाँ पता क्या लगा, मुझे ये लगा, अब देखो ये ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ। इसका मतलब क्या है कि अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट है, पहले कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है तो फिर भाई मैग्नेट लेके आया। ठीक है, अब मैं इसका नॉर्थ पोल लेके गया इसकी तरफ, तो फिर ये नॉर्थ पोल खींचा इसकी तरफ। फिर नॉर्थ और साउथ में फिर अट्रैक्शन हुआ। मतलब जैसे मैं नॉर्थ लेके गया तो मेरे को लगा कि मैग्नेट जो है ये कॉइल की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है कॉइल की तरफ। तो इसका मतलब ये जो फेस है कॉइल का, इसने कौन सी पोलैरिटी शो करी होगी, नॉर्थ किस तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ। तो सिंपल है, यदि करंट आपको लगे कि कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो वाला फेस कॉइल का कौन सी पोलैरिटी शो करता है, साउथ पोलैरिटी। और जब ऑब्जर्वर को लगे कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर वो वाला फेस कौन सी पोलैरिटी शो करता है, नॉर्थ। ठीक है, सो मेरे सामने से देखने से मैं अपनी तरफ से देख रहा हूँ कॉइल के दो फेस हैं भाई। करंट लूप है, इसमें करंट है, वायर है सिंपली एक, बस उसको राउंड किया हुआ और कुछ नहीं है, ये कॉइल है सिंपल। ठीक है, करंट लूप है ये, इसमें करंट है वायर में। तो मैंने इसमें दो फेस होंगे, एक मैं सामने से देख रहा हूँ और एक इसके बैक साइड में। दो फेस होंगे इसके, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। तो फ्रंट से ऑब्जर्वर को लगेगा यदि करंट एंटी क्लॉक वाइज है तो बैक से क्या लगेगा, बैक से उसको क्लॉक वाइज ही लगेगा।
तो जहाँ से ऑब्जर्वर को लगे कि करंट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा, और जो बैक वाला फेस है वो कौन सी शो करेगा फिर, साउथ। क्यों करेगा? बिकॉज बैक दूसरी तरफ से इसको देखेंगे, दूसरी तरफ से इसको देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा, करंट क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, फ्रंट से जैसे अब इसमें जैसे फ्रंट से मैं देख रहा हूँ इसमें इसमें तो मेरे को क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन बैक साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो इसका मतलब इसमें दो फेस हैं, एक सामने वाला एक बैक वाला। तो सामने वाले ने नॉर्थ पोलैरिटी शो करी तो बैक वाला क्या दिखाएगा, साउथ। इसमें सामने वाले ने साउथ करी तो बैक वाला क्या दिखाएगा, नॉर्थ। तो बोलने का मतलब एक करंट कैरिंग लूप जो है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करा। मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेट ही होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेट होता है, जिसमें नॉर्थ साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। तो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अभी इस आर्टिकल को ड्राइव करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि एक करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मतलब उसमें आपको नॉर्थ साउथ पोल्स कैसे दिखेंगी, जहाँ ऑब्जर्वर को लगेगी करंट की डायरेक्शन कैसे है, भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट है तो वो वाला फेस कौन सी पोलैरिटी शो करता है, नॉर्थ। एंटी क्लॉकवाइज में लगे तो नॉर्थ। और ऑब्जर्वर को लगे करंट साउथ डायरेक्शन में है कॉइल में, इफ करंट अराउंड द फेस ऑफ कॉइल इज इन clockwise direction, then that face of coil will show south polarity. If current around the face of coil is in anti-clockwise direction, then that face of coil will show north polarity. वो north pole की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लगे तो कैसी पोलैरिटी, साउथ। एंटी क्लॉकवाइज में लगे तो नॉर्थ पोलैरिटी। ये होता है ऐसा एक्चुअली, इसलिए इसको याद रखिए, ए एम रख लो याद। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा वो वाला फेस कॉइल का, और यदि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो वाला फेस कॉइल का साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल नहीं बोलना है, समझे बात। ठीक है, सो नेक्स्ट यदि हम चलें तो मेरे पास एक कॉइल है ये। अब हम करेंगे वो वाला आर्टिकल जो मैं बता रहा था कि टॉर्क कितना लगता है कॉइल पे जब उसको करंट कैरिंग कॉइल है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो टॉर्क लगता है एम क्रॉस बी, ये। ठीक है, तो टॉर्क हो गया टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। ये एम जो मैंने बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी जो है यहाँ पे वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। और एक और चीज़ आप थोड़ी सी याद रखेंगे कि जैसे मैं बता रहा था कि आपके पास ये है कॉइल और इसमें करंट चला आई, तो मैंने बताया कि ये वाली कॉइल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। यदि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो क्वेश्चन है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना, इसमें करंट कितना है, और यदि रेडियस इसका आर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आई इंटू ए इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तुम्हें बताइए कैसे होती है, ऊपर को होती है, कॉइल के प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो ये करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़ दो, राइट हैंड रूल से दे सकते हैं। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को मोड़ दो एंड थंब जहाँ जाएगा वो डायरेक्शन देगा एम वेक्टर की। ठीक है, यदि इसी कॉइल में आपका करंट जो है वो ऐसे है, सपोज ये ऐसे कॉइल है और इसमें जो करंट है वो ऐसे नहीं है, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज। इसमें कैसे था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, देखो। तो एम की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर हुई लेकिन ऊपर की तरफ, और यदि करंट इसमें ऐसे है तो फिर फिंगर्स को इस डायरेक्शन में टर्न करिए, थंब नीचे हो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। बट कैन से यदि इसको हम आउटवार्ड बोलेंगे तो इसको इनवार्ड बोल देंगे। ठीक है, तो एम वेक्टर ऐसे होगा। एम वेक्टर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के लॉन्ग ही होती है, लेकिन वो करंट भी डिसाइड करता है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये याद रखिए आई ए एम इक्वल टू आई ए होता है। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ एम, मैग्नेटिक डायपोल क्या हो जाएगा, करंट का क्या हो गया, एम्पियर, और एरिया का क्या होता है भैया, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, सो यदि हम आगे बढ़े तो हम बात करेंगे कि जब टॉर्क लगता है वो लगता है एम क्रॉस, इसको हम लोग ड्राइव करने चले अब हम एम क्रॉस बी। इसके लिए हमें एक कॉइल लेनी पड़ेगी, रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल लेंगे हम सिंपलिसिटी के लिए। ये है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल, ये। ठीक है,
तो ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं यहाँ से। तो ये है आपकी रेक्टेंगुलर शेप की कॉइन, इसका कुछ भी आप नाम रख देते हैं। तो उसको मैं बोल देता हूँ ओ एक्स वाई जेड, ठीक है। और इसमें जो इसको इसमें करंट है भी फ्लो कर रहा है, इसमें करंट, ये देखो करंट सपोज करिए उस एक्स की तरफ जा रहा है ऐसे, ये फिर वो ऐसे जा रहा है एक्स वाई। सो इसमें करंट जो है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है जी। सो दिस इज आई। और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे करके। तो ये देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हमने लगा दिया यहाँ पे। और ये है आपकी बी वेक्टर, ये यहाँ नहीं है, हर जगह है इधर है सारी, ठीक है। अपना पेपर दिख रहा है वाइट वाइट, इस सब पे है, ठीक है जी। सो अब हम बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आपको पता है कि एक एक आर्म को उठाएंगे। कितनी आर्म्स हैं? इसमें रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल लिया मैंने, वो इसका नाम रख दिया मैंने ओ एक्स बाई जेड, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसकी साइडें मान लेते हैं। लेंथ वाली साइडें कौन कौन सी हैं इसकी? लेंथ वाली एक तो हो गई ये देखो ये ओ एक्स, और दूसरी हो गई जेड बाई। ओ एक्स करंट जैसे चल रहा है वैसे बोल दो नाम इसका ऑर्डर में, ओ एक्स, और दूसरी हो गई बाई जेड। तो लेट ओ एक्स को बोल देते हैं बाई जेड के बराबर, और दोनों का एल मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ इसकी। और ब्रेथ वाली साइडें कौन सी हैं? करंट की दिशा में बोलना, जेड ओ और दूसरी एक्स वाई, जेड ओ एक्स वाई, इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। तो एरिया यदि मैं बात करूँ कॉइल का, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एल इंटू बी, ये हो गया, ठीक है जी। सो ध्यान सुनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हर आर्म को मैं उठाऊंगा, तो एक स्ट्रेट कनेक्टर गाइडिंग कंडक्टर बताया था मैंने आपको ऐसे। इसमें यदि करंट आई चल रहा है ऐसे, तो लेंथ इसका यदि एल है, मैग्नेटिक फील्ड ये बी में है ऐसे, तो क्या फॉर्मूला लगा था फोर्स का? आई एल बी साइन थीटा, ये लगा था, याद करा होगा आपने ये फॉर्मूला। तो ये फार्मूला अब यहाँ ऐसी स्ट्रेट कनेक्टर्स कितने हैं? यहाँ चार हैं, गिनो बोला 1 2 3 4, दो लेंथ वाले हैं और दो ब्रेथ वाले हैं, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा उन चारों भुजाओं पे, चारों आर्म्स पे, ठीक है। सो मुझे ये बताओ कि ओ जेड पे फोर्स पता कर लेते हैं। तो फोर्स ऑन आर्म्स, चलो एक उठाते हैं, आर्म ओ जेड बोलो ज़रा। ये हो जाएगा F1 बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एफ, करंट कितना है? आई है। और करंट की डायरेक्शन में ही आपने ये वेक्टर लेना है जेड ओ, तो एल की जगह यहाँ जेड ओ हो जाएगा, मतलब बी बी हो जाएगा ब्रेथ। चलो जेड ओ लिख देता हूँ उसको, ठीक है। और यदि जेड ओ लिखना है तो सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे करिए कि इसको बी लिख दो सिंपल, बिकॉज जेड ओ हमारा बी के इक्वल है, समझ रहे बात को। सो यहाँ लिख देते हैं बी, ठीक है जी। ये तो बी वेक्टर क्रॉस क्या लग गया भाई? बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है देखो सेम। तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये आर्म, ये ओ जेड, ठीक है। तो फोर्स ऑन नीचे वाले इसके जो पैरेलल है उसके ऊपर बताओ, एक्स बाई फोर्स ऑन आर्म एक्स बाई, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताइए? F2 इज इक्वल टू आई, हाँ ध्यान सुनना आप। अब देखो ना, इसमें करंट की डायरेक्शन जेड से ओ की तरफ थी, और मैंने बताया कि इसमें एल की डायरेक्शन वही लेते हैं जो आप आई की लेते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्शन सिंपल आई को देख के देनी है आपने। तो ब्रेड्थ होगी तो बी की डायरेक्शन में आई को देख के देंगे। तो यहाँ देखो देखो जेड से ओ की तरफ यदि बी की डायरेक्शन थी, तो इस आर्म पे तो उलट होगी डायरेक्शन करंट की, ये देखो जेड वाई पे डायरेक्शन उलट हो गई। तो फिर यहाँ इस आर्म की, हालांकि इसकी जो लेंथ है वो भी बी की, इसकी चौड़ाई बी है ना, तो यहाँ मैं माइनस बी क्यों लिखूँगा? वही बात की करंट की दिशा इस आर्म में बदल गई। इसमें यदि करंट जेड से ओ था, तो इसमें देखो इसके अपोजिट चल रहा है, एक्स टू वाई चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिर माइनस बी लिखेंगे, और ये आ गया देखो। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, देखो F2 इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस F1 ही बन गया ऊपर वाला, बिकॉज F1 ये था। तो यहाँ से लगा मेरे को कि जो फोर्सेस हैं इन आर्म्स पे, अब इसकी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से दे लो, या क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी डायरेक्शन देंगे, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है F1 की, बी और बी के परपेंडिकुलर होगी। तो ये डायरेक्शन इफ़ यू कैलकुलेट, इफ डायरेक्शन पता करें तो ऊपर की तरफ आएगी, तो F1 ऊपर को जाएगा ऐसे, ठीक है। और इस आर्म पे बिकॉज करंट की डायरेक्शन ही बदल गई, तो यहाँ नीचे को जाएगा ऐसे। और ये साइन भी मुझे बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ऐसे आएंगे। अब इन दोनों को यदि मैं लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाऊँ, तो आई विल फाइंड कि ये तो दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब F1 F2 को कैंसिल कर देगा। सो दीज फोर्सेज विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहे हैं,
ठीक है, फोर्सेज F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, आल्सो देयर लाइंस ऑफ एक्शन coincide with each other, you can say, therefore F1 will cancel F2। so F1 और F2 की वजह से इस कॉइल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। हम टॉर्क निकालने के चक्कर में है ना, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा बिकॉज इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। देखो एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो F1 विल कैंसिल F2। तो ये बात हो गई ब्रेड्थ वाली आर्मों की। अब लेंथ वाली आर्में उठाएंगे, तो लेंथ वाली मुझे दिख रही है बड़े आराम से। देखो ये वाली लेंथ वाली, ये तो इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब इसको उठा लेते हैं, पहले F3 इसको बोल देते हैं। ठीक है, सो OX पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन आर्म OX, आर्म का मतलब भुजा, OX कितना लगेगा बोलिए, F3 बोल देते हैं। I करंट है और लेंथ इसकी OX है, तो OX आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B में है, ये आ गया। ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन अब, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये फील्ड ऐसे लगी है कि जो लेंथ वाली साइडें हैं बाई जेड और दूसरी कौन सी है OX, ये फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएंगी हमेशा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो करंट इसमें नीचे को जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है राइट साइड को। ठीक है, तो फोर्स जो आएगा इसमें वो आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं आप बिकॉज तीनों में एंगल 90 होगा। तो फोर्स जो आएगा यहाँ पे इस आर्म पे वो आएगा perpendicular to this side and यदि हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये आएगा आपका। सो मैं ये बात कर रहा था कि जो फोर्स आएगा आर्म OX पे वो आएगा perpendicular to plane of the coil and outward। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, इस तरफ कर दीजिए अपनी फोर फिंगर को और नीचे की तरफ कर दीजिए मिडिल फिंगर को, तो थंब जो है ऊपर की तरफ जाएगा। यू कैन चेक इट बाय यूजिंग योर लेफ्ट हैंड। ओके, यस, सो F3 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन OX। ठीक है, F3 विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन OX एंड आउटवर्ड। और आउटवर्ड मैंने बताया था कि सर्कल के अंदर डॉट लगा देना। ठीक है, तो डायरेक्शन इसकी मैंने बताई आपको, डायरेक्शन ऑफ F3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू OX एंड आउटवर्ड, और मैंने बता दिया कि इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे OX आर्म पे फोर्स लग गया पता, लंबाई वाली दूसरी आर्म कौन सी है, बाई जेड है, तो फोर्स इसके ऊपर भी लिख दो, इसके ऊपर भी अब हम फोर्स यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, सो फोर्स ऑन आर्म, कौन सी आर्म है लंबाई वाली दूसरी, बाई जेड। ठीक है, ये वाली बाई जेड ये। सो इसमें जो फोर्स होगा वो मान लेते हैं F4 हो जाएगा। करंट I है इसमें, लेकिन यहाँ मैं क्या लिखूँगा कौन बताएगा ये। हाँ, करंट की डायरेक्शन नीचे को थी O से X, और यहाँ उलट हो गई। देखो ये ऊपर की तरफ हो गई, तो यहाँ माइनस OX लिख सकते हैं इसको, तो माइनस OX वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इफ यू विल फाइंड दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस F3। और F3 की डायरेक्शन मतलब कि ये F3 के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो F3 मैंने बताया था कि इस लाइन के OX के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, ये लिखा है मैंने। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा बाई जेड के, लेकिन आउटवर्ड की जगह क्या हो जाएगा इनवर्ड, बिकॉज करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट हो गई है। सो डायरेक्शन ऑफ F4 कैसे होगी, मार्क करेंगे वहाँ फिगर में। सो ये देखो डायरेक्शन यहाँ से ये आ जाएगी, डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, F4 और F4 की डायरेक्शन आएगी
इस लाइन के परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। इनवर्ड मैंने बताया था सर्कल के अंदर क्रॉस लगाना है। सो ये दोनों फोर्सेज अब ऐसे लगेंगे कि क्योंकि ये फोर्स ओ एक्स आर्म पे लग रहा है आउटवर्ड और ये लग रहा है इनवर्ड, तो इसका मतलब कॉइल को रोटेट कर देंगे, दे रोटेट द कॉइल। ठीक है। सो फोर्सेस F3 एंड F4 जो हैं वो आपके ये आ गया। सो डायरेक्शन है इसके लिख दी, डायरेक्शन ऑफ F4 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू YZ एंड अंदर की ओर, तो F4 क्रॉस लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये जो फोर्सेज हैं वो ऐसे लग रहे हैं। अब इन फोर्सेज की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था कि इनके बीच जो एंगल बनेगा L और B में, यहाँ जो एंगल L और B में बन रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। लेंथ की डायरेक्शन करंट की लेनी है, तो देखो ऊपर को जा रहा है और B इधर को जा रहा है, तो कितना डिग्री एंगल बना, ये 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बन गया, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा फिर इसका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, देखो। सो F3 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू, इसका F बोल देते हैं और ये हो जाएगा ILB साइन ऑफ एंगल 90, बिकॉज ये दोनों ही ये जो है L के बराबर है। ठीक है, तो और क्रॉस प्रोडक्ट साइन ऑफ एंगल होता है, तो 90 डिग्री एंगल L और B में। ठीक है, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू ILB। ठीक है जी, सो ये आ जाएगा ILB, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये फोर्सेस दोनों ऐसे लगे कि एक लगा आउटवर्ड एक लगा इनवर्ड, और इसकी वजह से कॉइल रोटेट हो जाएगी। सो इनकी वजह से मतलब ये फोर्सेस कपल बनाएंगे, फोर्सेस F3 एंड F4। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस F3 F4 हैं वो एक लाइन पे नहीं एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, F1 और F2 तो एक ही लाइन पे थे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर गए। ठीक है, हालांकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन ये एक लाइन पे लग रहे हैं ये दोनों। ठीक है, ये दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो है इनका वो कंसाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब फोर्सेज F3 एंड F4 एक कपल बनाएंगे, विल फॉर्म ए कपल, एंड ड्यू टू दिस टॉर्क विल एक्ट ऑन कॉइल। ठीक है जी, सो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क जो बेसिकली होता है क्या, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स F हो गया, मतलब इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड मैंने F ही लिया है, देखो, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मेरे को ध्यान से सुनेंगे यार, थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा। ये सो यहाँ पे ये देखिए बड़े ध्यान से कि यदि मैं यहाँ पे ये साइड बना देता हूँ, ये वाली मैं साइड बना देता हूँ यहाँ पे, ये वाली, देखिए ध्यान से, ये जो आपकी साइड है जैडो, इसको मैं बनाता हूँ, देखो ये जैडो यहाँ बना देते हैं, ये देखो ये बना दी मैंने जैडो, ऐसे थी ये। ठीक है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही थी, ऐसे लग रही थी, ऐसे लग रही थी, हर जगह थी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैं यहाँ से गुजार देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड गुजार दी यहाँ से, ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, देखो B वेक्टर। ठीक है, और ये लाइन मैंने कौन सी ड्रॉ करी, जेड, और साथ में कौन सी, जेड, और इधर नीचे क्या है O। ठीक है, सो अब बड़े ध्यान से सुनेंगे कि ये जो आपकी आर्म है, इस आर्म को देखो, इसमें कितना फोर्स लगा है, ये इसी पॉइंट पे लगा है, ये हर जगह लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, हर पॉइंट पे, जिस आर्म का हर पॉइंट है, तो O पे भी लगा है फिर। ठीक है, ये O पॉइंट लिया मैंने इधर, तो कितना लगा है F3, तो ये ऐसे दिखाओ इसको नीचे को, F3 और डॉट। ठीक है, सर्कल लगाया ये, और इस आर्म पे फोर्स F4 लगाया, तो ये हर जगह लगाया है, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन ZY। सो जेड पे भी लगा, तो जेड पे ही ऐसे लगेगा।
F4 मैंने बोला था इनका लाइन ऑफ एक्शन जो दोनों फोर्सेस का वो कोइंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो अभी, है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये देखो, और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये जा रहा है ऊपर की तरफ को, ये समझे बात करता है। इन दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा ये, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बन गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच ही हो जाएगा। इस पॉइंट को कुछ भी बोल सकते हैं आप, पी बोल दीजिए, दिस पॉइंट इज पी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना है ओ पी, और ये मैंने ब्रेड्थ वाली साइड ड्रॉ करी है, देखो जेड हो, तो इसको बी बोल देते हैं, पी क्या बोल देते हैं इसको, बी बोला हुआ है हमने, ब्रेड्थ बी बोला था कॉइल की, ठीक है। ये एंगल मैंने बोला कि टॉर्क लग गया कॉइल पे, बिकॉज इन फोर्सेस ने लगाया वो F3 और F4 ने, इसने और इसने, ठीक है। तो कॉइल मान लो डिफ्लेक्ट हो गई, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुई, 5 एंगल डिफ्लेक्ट हुई। तो कॉइल की प्लेन ने मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनाया उसको 5 बोल दोगे, देखो ये 5 लिख दिया, तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई इन फोर्सेस के बीच OP, ठीक है। तो ट्राइंगल बनेगी ZOP, ठीक है जी। ZOP ट्राइंगल में फिर हम थोड़ा काम करेंगे, और ZOP, सो इन ट्राइंगल ZOP बताओ जरा मेरे को, ये OP अपॉन OZ बी है आपका, cos फाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP निकाल दो, OP, तो OP हो जाएगी आपकी यहाँ से B cos फाई। सही बता रहा था ना, जो टॉर्क लगेगा वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर फोर्स, प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड इधर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज OP। सही है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बोला था, पीछे वाली F को, ठीक है, ये थी आपकी 1, और इसको आप 2 बोल दो, ये, ठीक है। सो इस लाइन को चलो बाद में लिखते हैं फिर, कपल टॉर्क ऑन द कॉलेज दे सकते। सो यहाँ से फिर टॉर्क आ गया आपका FILB है, और OP जो है वो निकालना है, फिर इसको हम बोल देंगे 2, और इसको बोल दो 3, तो यूजिंग 3 इन 2, सिर्फ OP की वैल्यू पुट करना रह गया ऊपर, सो यूजिंग 2 इन 3, सो बट यू विल गेट दिस नाउ, टॉ इज इक्वल टू ILB, OP की वैल्यू क्या है अभी बोलो, B cos फाई लिख दो यहाँ पे, ILB सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये बड़ा B है, कैपिटल B, दिस इज कैपिटल B, ठीक है। और आगे लिखा होगा उसकी वैल्यू B cos फाई। तो दिस टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल, ILB कैपिटल B cos फाई, ठीक है जी। और फिर टॉ इज इक्वल टू आई, यदि मैं LB को लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है कॉइल का, AB cos फाई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये आ गया आपका। तो यहाँ तक पूछेंगे कभी पेपर में तो आपने यहाँ तक ही करना है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में पूछेंगे तो फिर आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, और फिर आगे चल के फिर थोड़ा सा इसको और करना पड़ेगा। थोड़ा सा और कैसे करेंगे, ये है देखिए, थोड़ा सा और, जो आपकी कॉइल थी वो मैं उसको दोबारा बना देता हूँ, ऐसे बनाएंगे। अब ऐसे ये आ गई, ठीक है, ये आ गई, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ये आ गई, ठीक है जी, और दोबारा आ गई इधर से ये, ठीक है। और ये मैं इसको ऐसे बनाऊँगा, ये आपका O था, ये X था, ये Y था, और ये Z था, जैकेट O से X तक करंट जा रहा था ऐसे, I ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब मैंने इस कॉइल के प्लेन में एक लाइन ले लेनी PQ, ये ले ली मैंने लाइन PQ, ठीक है। और मैंने बताया कि टॉर्क लगने से जो कॉइल डिफ्लेक्ट हुई वो एंगल है फाई, ठीक है। जो फाई एंगल है बेसिकली टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल, यहाँ मेंशन कर देना था आपको, ये लेट टॉर्क लग गया उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गई, तो फाई इज इक्वल टू एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है फाई, मैग्नेटिक फील्ड को B बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये लिखा हो ऊपर हमने। सो यदि उसमें एंगल आपका ध्यान सुनेंगे, यहाँ से ये पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ कितना एंगल बना रही है भाई, ये है सपोज, ठीक है। और ये है B वेक्टर, और मैंने बताया कि कॉइल में क्लॉक वाइज नहीं है करंट, एंटी क्लॉक वाइज है। तो इस पॉइंट के ऊपर यदि मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो बेसिकली क्या होगी,
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी पेंडिकुलर, ठीक है। सो ये आएगा डाइपोल मोमेंट एम आ गया, ठीक है जी। ये ऐसे था, ऐसे ये करंट है, ठीक है। सो ये ऐसे आपकी वायर, ये ऐसे है। सो ये बोल रहा था मैं कि ये जो फाई एंगल दिख रहा है यहाँ, ये प्लेन ऑफ द कॉइल और बी के बीच है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन में कोई लाइन है पी क्यू, और उस लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी फाई ही होगा, और नेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। प्लेन और किसी चीज़ के बीच एंगल यदि फाई है तो प्लेन में कोई भी लाइन है, ठीक है, और बी उस लाइन को मीट करना चाहिए, फिर मीट कर रहा है बी, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहा है बी, तो फिर उस लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी एंगल फाई होगा, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये वाला, ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो एम इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ लिख देना आपने, लेट एम जो है वो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है कॉइल का, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल, ठीक है। और थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड क्या है बी वेक्टर, ठीक है। सो फ्रॉम फिगर मुझे ये लग रहा है कि फिगर से जो दोनों एंगल्स का सम है थीटा और 90, वो कितना हो जाएगा, सॉरी फाई और थीटा का सम कितना हो जाएगा 90, बिकॉज ये टोटल एंगल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री दोनों है इसमें, तो थीटा फाइव प्लस थीटा 90 हो जाएगा, तो फाइव निकाल दो यहाँ से, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको 4 बोल दो, इसको 5 बोल रहा है, सो 5 को 4 में पुट कर दो, आ गया आंसर, यूजिंग 5 इन 4। सो ये आ जाएगा, देखो बोलो क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू आई ए पी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। और टॉ आ जाएगा यहाँ से, टॉ इज इक्वल टू आई ए बी साइन 90, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। सो ये आ जाएगा ऊपर साइन थीटा, ठीक है। और आई इंटू ए मैंने आपको बताया था एम होता है करंट इंटू एरिया ऑफ कॉइल ए, सो ए बन गया एम बी साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वी वेक्टर, हाँ सॉरी, एटा वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यदि यहाँ थीटा 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी एम बी, रखेंगे ध्यान, आपको बताइए स्पेशल केस, और थीटा 0 होगा या 180 होगा तो टॉर्क विल, नो टॉर्क विल एक्ट ऑन दी कॉइल, सो ये आगे 0 होगा, यदि 180 होगा एंगल, सो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये था आपका आर्टिकल, ये देखिए काफ़ी बड़ा आर्टिकल है ये। सो एक बार मोटा मोटा दोहरा देते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, कॉइल लिया जिसका नाम है ओ एक्स बाई जेड, जिसमें करंट भेजा, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको, फिर हमने बोला कि जो दो फोर्सेज ब्रेथ वाली साइडों में लगेंगे इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, दे विल कैंसिल ईच अदर, और F3 और F4 ऐसे लगेंगे कि एक आउटवर्ड लगा तो एक इनवर्ड लगेगा, और उसकी वजह से कॉइल रोटेट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लाइन ऑफ एक्शन इनका कंसाइड नहीं करेगा, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने मैग्नीट्यूड सेम होता है बोल दिया आई एल बी। तो फिर टॉर्क लगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई बी कॉस फाई, तो फिर टॉर्क आ गया आपका आई ए बी कॉस फाई, ठीक है। एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। फिर हमने बोला कि कोई लाइन इस कॉइल के प्लेन में ले लेते हैं, वो लाइन हमने ली पी क्यू, ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ क्यू बोलना आपने, यहाँ ये लिखा हुआ ना, यहाँ है क्यू, ये ठीक है। तो पी क्यू लाइन और बी के बीच भी एंगल फाई होगा, बिकॉज लाइन प्लेन में ही है, ठीक है ना, ये देखो ये लिखा ना, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो प्लेन में कोई लाइन है, वो लाइन पी क्यू है, तो उस लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच भी फाई होगा, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन है इसको मीट करनी चाहिए, मीट कर रही है तो एंगल फाई होगा, ठीक है। और फिर हमने बोला कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, वो ऊपर हो गया, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एम और बी में एंगल थीटा है, तो थीटा प्लस फाई का जो सम है दैट विल बी 90 डिग्री, और यहाँ से थीटा निकाला, यहाँ से आपने फाई निकाल दिया, थीटा नहीं सॉरी यहाँ फाई होगा, फाई निकाला यहाँ से फाई, तो फाई आ गया 90 माइनस थीटा, इसको आप ऊपर पुट कर देंगे,
और फिर आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है अभी, साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में एम क्रॉस पी आ जाएगा ये। गॉट इट। सो ये था आपका जो अभी मैंने आपको बताया उसका ये पीडीएफ है। वन एम्पीयर करंट को हमने डिफाइन कर दिया है, ये डेफिनेशन लिखा है यहाँ, डीएफ है ये, डीएफ डेफिनेशन ऑफ वन एम्पीयर करंट, ठीक है। मैंने बताई थी कि वो यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगता है कंडक्टर, तो आपने लिख लेनी है। पिछले आर्टिकल का छोटा हो हिस्सा है तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग में, ये कुछ नहीं लिखना है आपने, सीधा आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ वन एम्पीयर, ठीक है। फिर ये जो अभी हमको एक्सप्रेशन करवाया गया वो ये है ये, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो लगा देंगे ऐसे, ठीक है। जब ये कॉइल रोटेट हो गया उसके बाद वाला एंगल मार्क किया है ये फाई, ठीक है। तो कर सकते हैं आप इसको मार के यहाँ। फिर उन्होंने बताया था कि जो फोर्सेस लगेंगे ये लगेगा आउटवर्ड और ये लगेगा इनवर्ड, और इन दोनों लेंथों के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और फिर कॉइल जो रोटेट करेगी वो बेसिकली डायरेक्शन वगैरह लिख दी फोर्सेस की, एंड फिर हमने बोला कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड वाई एल वी, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और फिर एक ब्रेड्थ वाली साइड हमने उठाई और फिर ये डायग्राम बना दिया, और ब्रेड्थ वाली जो साइड थी वो सिंपल, उसकी लंबाई बी थी तो बी लिखा हुआ है ये, ठीक है। और फिर इसमें नीचे को अंदर को इसमें आउटवर्ड फोर्स लग रहा था, फिर इसमें इनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पी एल बन जाएगी, पी एल या एल पी जो भी है, ठीक है, एल पी बन जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ एक लाइन बीच में मार्क कर दें ऐसे, और वहाँ बी लिख दें, बी ऐसे, और यहाँ एंगल मार्क कर दें फाई। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें हम, यहाँ भी फाई है ना, पर पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिखाना पड़ेगा फाई इधर, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हमने बोला कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कॉस फाई आई थी। फिर कॉइल को थोड़ा हमने रोटेट करके ऐसे बना दिया। फिर एनी कोई लाइन ली हमने प्लेन में, एक्स बाई लिया यहाँ, नो प्रॉब्लम, मैंने पी क्यू ली थी, एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड और लाइन के बीच एंगल फाई आ गया, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के बीच फाई है, तो लाइन और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन उसको ज्वाइन करेगी तो उनके बीच भी फाई ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। और एम हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एम और बी में एंगल थीटा मान लिया, यहाँ फाई मान लिया। थीटा फाई प्लस थीटा का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ से फिर हमने फाई निकाल लिया, ऊपर पुट कर दिया, और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एम बी साइन थीटा आ गया ये, ठीक है जी। जो का नेक्स्ट है वो है कि ये है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे ध्यान से। इसका मैं आपको डायग्राम यहीं से दिखा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर सिंपली इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये चीज़ें होती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी करेंगे इसकी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पहले तो आपके पास ये इसमें एक कॉइल है जो रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो है वो आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है ये। तो इसमें जो आपको ये कॉइल है ये पी क्यू आर एस दिख रहा होगा, ये देखो पी क्यू आर एस, देखो पी क्यू आर एस। तो ये कॉइल कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस कॉइल इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड बिटवीन पोल पीसीज ऑफ ए मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल आ गया इधर और इधर साउथ आ गया, तो ये दिख रही है आपको कॉइल पी क्यू आर एस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये बेसिकली एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर बॉन्ड किया होता है, जो शो नहीं करा है फिगर में। कैसा फ्रेम भाई, नॉन मैग्नेटिक, और नॉन मैग्नेटिक है तो ये मोस्टली ब्रास का बना होता है। तो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर इस कॉइल को बॉन्ड किया होता है, लपेटा होता है, ठीक है। तो रखें ध्यान, वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ठीक है। और फिर अंदर एक फिक्स्ड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर लिखा है यहाँ पे ना, इसको कोर बोलते हैं बेसिकली, दिस इज कॉल्ड कोर, ये कोर है, ठीक है। एक और फिक्स है अभी अंदर, ना ये इस कॉइल को टच कर रहा है और ना कॉइल आपके मैग्नेट्स के पोल्स को टच कर रही है, रखें ध्यान। दिस कोर इज neither it is touching what coil and nor it is touching what
पोल पीसेज ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। ये किसी को भी नहीं टच कर रहा है, ये फिक्स है लेकिन अंदर ही, ठीक है, कोर बोलते हैं इसको। और यदि ध्यान सुनेंगे, यदि रेक्टेंगुलर शेप का कॉयल लेंगे आप तो कोर आपका सिलिंड्रिकल होगा, कैसा होगा, सिलिंड्रिकल। और यदि आप कॉयल लेंगे सर्कुलर तो कोर जो होगा आपका वो स्फेरिकल शेप का होगा। फिर ये रखें ध्यान, ठीक है। तो नोट्स में यदि स्फेरिकल लिया हुआ यहाँ तो आपने स्फेरिकल बना देना है, और बाहर फिर कॉयल जो होगी वो सर्कुलर ली होगी। यहाँ मैंने कॉयल कैसी ली है, यहाँ रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और कोर कैसा होगा, फिर रेक्टेंगुलर कॉयल है तो मैंने कैसा कोर बताया आपको, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो ये आ गया। तो उसके बाद क्या करना है कि जो कॉयल के एंड्स हैं, ये एंड्स दिख रहे हैं, देखो आपको ये एंड्स, ये आपने एक ये वायर दिख रही है आपको, ये ऐसे, ये वायर जो है ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है, लिखा हुआ है क्या है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है, इलास्टिक वायर होती है ये, ठीक है। और ये बीच में आपने वायर को लगाना है, लेकिन बीच में मिरर लगाना है एक, ठीक है, मिरर लगा दिया। और इसका एक एंड तो कॉयल को दे दिया इस ब्रॉन्ज वायर का, और दूसरा एंड जो है वो एक स्क्रू लगा होता है ऊपर, उसको मूवेबल स्क्रू बोलते हैं, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड टॉर्शन हेड, ठीक है। और स्क्रू से ऊपर टाइट कर देंगे उस वायर को, ठीक है। तो टॉर्शन हेड के साथ दूसरा एंड इसका अटैच करना है, ठीक है। और फिर इधर एक लैंप स्केल अरेंजमेंट है, क्योंकि जब मैंने बताया कि करंट भेजेंगे इसमें तो इसको टॉर्क लगेगा, इस कॉयल को टॉर्क लगेगा तो डिफ्लेक्ट होगी तो सस्पेंशन वायर भी ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ेगी ये, ठीक है। तो उसके डिफ्लेक्शन को नोट करने के लिए इधर लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट इज यूज्ड। ये लैंप है और ये स्केल है, ठीक है। और नीचे जो दूसरा एंड है ये कॉयल का, ये स्प्रिंग को कनेक्ट किया होता है, ठीक है। और स्प्रिंग को फिर हमने एक और यहाँ पे टर्मिनल होता है T2, वहाँ कनेक्ट किया होता है, ठीक है। और ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये लेवलिंग स्क्रूज हैं, S1 और S2, ये S1 है और इधर S2 है, ठीक है, ये S2 है, देखो तो लेवलिंग स्क्रूज हैं आपके, ठीक है। लेवल करना है ऑपरेटर्स को सब रखेंगे, और सारा का सारा जो ऑपरेटर्स है ये एक ब्रास केस के अंदर अरेंज किया होता है, ठीक है जी। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन है वर्क कैसे करता है, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। तो वर्किंग में इसकी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहीं से, कि जो करंट आपने इससे डिटेक्ट करो, पहले गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट ही करता है, स्मॉल करंट्स को वो मेजर भी कर सकता है, लेकिन डिटेक्शन इसका मेन है। सो यहाँ टनल T1 से उस करंट को एंटर करवा देंगे, देखो ये इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर में करंट जाएगा और वही करंट कॉयल में चला जाएगा, देखो जा रहा है। अब कॉयल में करंट कैरिंग कॉयल में जब करंट जाता है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कौन दे रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल्स दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलेगी, ठीक है। प्लेन ऑफ द कॉयल के, हाँ प्लेन ऑफ द कॉयल में रहेगी हमेशा, कॉयल घूमती भी रहेगी लेकिन वो उसके प्लेन में रहेगी। यदि सर्कुलर कॉयल है तो उसके प्लेन में रहेगी, मीन्स वो रेडियल फील्ड होगी। तो फील्ड ऐसी बनाई जाती है कि वो यदि वो डिफ्लेक्टिव हो जाए कॉयल तो उसके प्लेन में ही रहे, वो हमेशा अलॉन्ग रेडियस ही रहे, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मैक्स टॉर्क जब कॉयल पे लगता है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया, मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, MB। तो हम चाहेंगे कि टॉर्क मैक्सिमम लगे कॉयल पे, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए M और B में एंगल 90 होना चाहिए। तो एक कॉयल है मान लो, तो M तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, ये मान लो ये सर्कुलर कॉयल है, यहाँ रेक्टेंगुलर है, मान लो सर्कुलर है, तो यदि B इसके बिल्कुल प्लेन में होगी, ऐसे लॉन्ग रेडियस होगी, ठीक है, तो क्या रहेगा, हमेशा एंगल 90 डिग्री रहेगा M और B में। तो ऐसी फील्ड जो रेडियस के लॉन्ग रहेगी उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसमें मतलब इन मैग्नेट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने से फिर एंगल कितना बन जाता है, M और B में 90, और मैक्सिमम टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉयल, ठीक है। तो टॉर्क लग गया कॉयल पे, ठीक है। अब जैसे आपने शुरू में ये करना है कि जो करंट मापना है उसको बाद में भेजेंगे, पहले आपने क्वेश्चन करना है, पहले आपने सिंपली यहाँ से लैंप से जो लाइट है, ये देखो आपको लैंप यहाँ दिख रहा है, ठीक है। लैंप से, लैंप को ऑन करेंगे, लाइट इसकी मिरर पे पड़ेगी, है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से मिरर का इमेज जो है वो इस स्केल पे बनेगा और वो इस पॉइंट A पे बनेगा, सपोज, ठीक है। ये पॉइंट A दिख रहा है आपको, ये एक बार फिर, लैंप से लाइट मिरर पे पड़ेगी, ड्यू टू डिफ्लेक्शन इमेज ऑफ मिरर इज प्रोड्यूस एट पॉइंट A, ठीक है। अब जो आपने करंट डिटेक्ट करवाना है उसको टर्मिनल T से एंटर करा दो, ठीक है। तो ये करंट एंटर होता हुआ यहाँ से इस वायर में आएगा, इस वायर में आते आते कॉयल में आएगा, और कॉयल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो कॉयल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसके साथ ही वायर भी जुड़ी हुई है, और ये मैंने बताया फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है तो ये भी ट्विस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वायर ट्विस्ट हो गई तो अब क्या होगा, देखो अब ट्विस्ट होगी तो इमेज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, पहले कहाँ बना था इमेज A पे, अब कहाँ शिफ्ट हो गया B पे। यदि करंट ज़्यादा है तो ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा A से B तक,
तो इसका मतलब जो करंट आप भेज रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इन द कॉइल थीटा। ये तो हो गया करंट डिटेक्ट। फिर ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए भी दिख रही है यहाँ पे, इट सिंपली मेजर्स द करंट। ज़्यादा ये ए से बी तक डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स करंट ज़्यादा है। कम होगा, कम है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, थीटा। डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, टॉर्क लगने से डिफ्लेक्ट हुई थी ना कॉइल, इससे सस्पेंशन वायर ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट होता है मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी तो ये मिरर पहले इमेज कहाँ बना रहा था, ए पे बना रहा था, अब मिरर भी ट्विस्ट हो गया, साथ में मुड़ गया वो, बिकॉज वायर्स के साथ टच में है वो। तो वो जो आपका उसका द्वारा बनाया गया इमेज है वो अब कहाँ दिखेगा आपको, बी पे। ठीक है, और करंट ज़्यादा होगा तो थोड़ा और आगे चला जाएगा वो। तो फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए भी जो है बेसिकली वो डिपेंड करेगी करंट पे। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। ठीक है, सो मैं बता रहा था कि इसकी वर्किंग आपने देखी अभी, तो जो नेक्स्ट है वो इसकी थ्योरी के ऊपर काम करेंगे थोड़ा सा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हैं बेसिकली हम। मूविंग कॉइल इसमें डिफ्लेक्ट होगी, मैंने बताया अभी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। सो थ्योरी में सिंपल है कि मैंने बोला कि जब एक करंट करिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। ये तो वेयर आप लिख देना यहाँ पे, एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी क्या है वो भी आप लिख देंगे यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। थीटा इज इक्वल टू एंगल है दोनों के बीच, एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड क्या भी पी वेक्टर। ये आ गया। ठीक है, सो यहाँ से मैं चाहूँगा कि टॉर्क मैक्सिमम लगे, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए मेरे को एम बी में एंगल कितना करना पड़ेगा, साइन 90 अभी बता रहा था मैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क कितना लग गया बोलो, टॉर्क मैक्सिमम हो गया एम बी। ठीक है जी, तो ये आ गया। ठीक है, जब चाहेंगे हम कि टॉर्क मैक्सिमम लगे, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क जो है वो मैंने बताई कि इट इज अचीव्ड यदि कॉइल सर्कुलर है, सपोज करिए ऐसे है। ठीक है, तो कुछ सर्कुलर कॉइल में आपको बताया यदि करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा उसके प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमेशा जो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, सो इसको थोड़ा समझिए ज़रा कि इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो दिस इज़ योर कॉइल, सपोज ये सर्कुलर है, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सर्कुलर ले लिया। ठीक है, सो यदि इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट आई है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये देखिए हो गया। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लॉन्ग रेडियस रहेगी, लॉन्ग रेडियस मतलब ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे। तो क्या एंगल लग रहा है आपको ऐसे समझने के लिए, मतलब वो प्लेन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन में रहेगी, मतलब प्लेन के पैरेलल रहेगी, ऐसे बोल दो। प्लेन के पैरेलल लगे रहेगी तो हम एम जो होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो एम और बी में जो एंगल रहेगा हमेशा वो 90 डिग्री रहेगा। तो ऐसी फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लगाई है वो जो मतलब कॉइल के प्लेन में ही रहे, चाहे कॉइल कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम, जिस मर्जी एंगल पे कॉइल डिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल रहनी चाहिए। तो हमेशा एम और बी में फिर एंगल जो है आपका वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा आपको फिर। तो मतलब 90 डिग्री का एंगल कैसे अचीव किया जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। सो इट इज़ अचीव्ड बाई यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती कैसे है, ध्यान से सुनेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मैंने बताया था अभी जो वर्किंग समझाई। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड या तो आपके जो यदि सर्कुलर कॉइल है तो जो मैग्नेट के पोल पीसीज हैं वो स्फेरिकल शेप के होने चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे करके, या वो कॉनकेव साइ मतलब कॉनकेव टाइप होने चाहिए, कॉनकेव जी। ठीक है, कॉनकेव शेप के होने चाहिए। तो ये मतलब इसके बीच में फिर कॉइल रखी हुई थी हमने, मान लो सर्कुलर ऐसे। ठीक है, तो फिर ये ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे यदि ये स्फेरिकल हैं या कॉनकेव शेप के हैं कि वो इसके प्लेन में रहेगी हमेशा। और मैग्नेटिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। सो सच ए रेडियल फील्ड इज अचीव्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय मेकिंग द पोल पीसेस स्फेरिकल इन शेप
और कॉनकेव इन शेप, ठीक है। ये मतलब सच ये जो ऐसे पीसीज होंगे तो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे दोनों मैग्नेट के पोल पीसीज नॉर्थ और साउथ, देन दे विल प्रोड्यूस ए फील्ड विच विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू प्लेन ऑफ द कॉइल, ठीक है, मतलब प्लेन में रहेगी फील्ड। तो एम उसके परपेंडिकुलर होता है और एम पर भी एंगल हमेशा क्या रहेगा 90 डिग्री में। तो ये लिखा है वहाँ पे कि बट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल, ये क्वेश्चन आपने कर लेना है वहाँ से, यहाँ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कॉइल पे लग गया और इस टॉर्क की वजह से जो आपकी कॉइल है वो अब डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यदि कॉइल आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो फिर जो सस्पेंशन वायर वहाँ कॉइल का एक एंड सस्पेंशन वायर से जुड़ा हुआ है तो फिर तो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एम बी लिख रहा था मैं। तो इस टॉर्क की वजह से कॉइल जो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, कॉइल इज डिफ्लेक्टेड एंड जो वायर है सस्पेंशन वायर जिसे वो लटकाई हुई है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी हुई वायर थी वो, एंड सस्पेंशन वायर इज गेट ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है जी, ट्विस्ट हो गई। अभी मैंने बोला ये सस्पेंशन वायर है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज की बनी हुई है, वो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी है इस वायर में, तो इलास्टिसिटी ये मुड़ना नहीं चाहेगी, फिर अंदर से एक रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा। मान लो एक यूनिट ट्विस्ट के लिए उसमें से अंदर से जो रेस्टोरिंग टॉर्क आया वो सी आया, तो मान लो ये वायर ट्विस्ट हो गई और वो कितना एंगुलर ट्विस्ट कितना आया उसमें, मान लो थीटा। तो यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए यदि अंदर से उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क आया सी, तो थीटा के लिए कितना आएगा बोलो, सी थीटा। एक के लिए इतना तो थीटा के लिए कितना, सी थीटा। तो ये बेसिकली रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा अंदर से सी थीटा, ठीक है। तो ये आ गया एक टॉर्क, तो लगा करंट था उसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से वो डिफ्लेक्ट हुई, सस्पेंशन वायर से जुड़ा हुआ था उसका एक एंड, तो वो ट्विस्ट हो गई, वायर ट्विस्ट हो गई, तो कितना एंगल ट्विस्ट हुई, थीटा। तो मैंने सपोज किया कि ये क्योंकि वो वायर इलास्टिक थी ना, इलास्टिसिटी उस वायर में, तो ये यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए यदि रेस्टोरिंग टॉर्क सी आया तो थीटा ट्विस्ट हुआ टोटल, थीटा एंगल मुड़ी वो, तो इसका मतलब सी के लिए थीटा के लिए सी थीटा आ जाएगा। तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क कम्स इन टू प्ले, ठीक है, जो अपोज करेगा इस टॉर्क का। तो इन इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो जाएंगे, ये 1 है और ये क्या है भाई 2 है। यहाँ लिख देना आपने फिर सी क्या है, सी है टॉर्क अपॉन थीटा, रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ये लिख देना यहाँ पे, और थीटा जो है वो एंगुलर ट्विस्ट है, कितना एंगल मुड़ी वो लिख देना यहाँ पे। सी क्या है एक बार फिर, सी यहाँ से क्या होगा थीटा अपॉन सॉरी टॉ अपॉन थीटा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट ये है सी, यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए रेस्टोरिंग टॉर्क है सी, और थीटा क्या है, टोटल एंगुलर ट्विस्ट है, ठीक है, जितना एंगल वो मुड़ी। सो इन इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क जो हैं एक उधर को जा रहा है डायरेक्शन में, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, तो इन इक्विलिब्रियम ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, ठीक है, टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू टॉ, ठीक है। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं एम बी इक्वेशन 1 और ये 2 थी, एम बी इज इक्वल टू सी थीटा, ठीक है। और एम आपको पता ही है स्क्वायर का एम कितना होता है, एम जो है स्क्वायर का वो बेसिकली यू नो, ये देखो। सो यहाँ इसको सॉल्व करते जाइए आप, मान लो इसमें नंबर ऑफ करंट इनटू क्या बताया था मैं, एरिया कॉइल का करंट उसमें आई है, आई ए बी बन गया ये, और नंबर ऑफ टर्न्स एन हो तो याद रखेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स यदि एन है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन टाइम्स हो जाता है, बट इज एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, एक लिपेटा नहीं है उसमें। अभी दिखाया था मैंने आपको डायग्राम, तो उसमें रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल जो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर बाउंड करी हुई थी, उसमें बहुत सारी टर्न्स थी, वो टर्न्स मैंने यहाँ सपोज कर ली कितनी एन, ठीक है, ये वाली टर्न्स ये एन। सो एम होता है आई ए, एन टर्म्स की वजह से एन आई ए, ठीक है, तो इक्वल टू सी थीटा, तो यहाँ से आप आई निकाल दो, आई आ गया यहाँ से सी अपॉन एन ए बी और इंटू थीटा, और यहाँ से ये जो ब्रैकेट में चीज़ आई कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये आ गया थीटा। तो हियर जी जो है बेसिकली वो है सी अपॉन एन ए बी, ठीक है, ये आ गया, इस कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये आ गया, ठीक है जी। सो ये यहाँ से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो मैंने ये बताया था वर्किंग में कि जो करंट
कॉयल में आप भेजेंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इसमें कुछ आगे दो टर्म्स हैं, कहीं भी यहाँ तक पेपर में आता है तो आप यहाँ तक ही करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो इसके साथ रिलेटेड हैं। वो फर्स्ट टर्म इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। इसका सिंबल होता है सिग्मा, पैरों में आई लिखेंगे। इट इज सिंपली कितना ट्विस्ट हुआ वायर में फॉर एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट करंट, यूनिट करंट के लिए कितना ट्विस्ट हुआ, ठीक है, थीटा अपॉन आई। सो थीटा अपॉन आई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। 3 से थीटा अपॉन आई कितना होगा बोलो, बिकॉज फ्रॉम 3, ये जो 3 लिखी हुई है आपके सामने, थीटा अपॉन आई क्या होगा यहाँ से, थीटा अपॉन आई एन ए बी अपॉन सी, एन ए बी अपॉन वट सी, पुट करिए तो ये आगे देखो आपके पास एन ए बी अपॉन सी, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन की बताओ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करें। तो इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो कॉइल में, कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दो। लेकिन ये दोनों चीज़ें एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती हैं, तो कॉइल तो बहुत बड़ी हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे तो कॉइल मतलब उसका एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एन और ए एरिया है, एन और ए को कुछ लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है इन दोनों को, ठीक है। तो सिग्मा आई को इंक्रीज करने का तरीका क्या बताया मैंने कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या आप एरिया बढ़ा दो डायरेक्टली पोर्शन एरिया के, ठीक है। लेकिन ये कुछ लिमिट तक ही बढ़ाई जा सकती हैं दोनों चीज़ें। तो बेस्ट वे टू इंक्रीज सिग्मा आई इज़ टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने कुछ नहीं करना है, आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स लगा देने हैं। वो नॉर्थ साउथ लगाए हुए थे, लगाए थे ना नॉर्थ साउथ पोल्स, उनके बीच रखी थी ना कॉइल। तो ये स्ट्रॉन्ग लगा दो, स्ट्रॉन्ग लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो बेस्ट वे टू इंक्रीज सिग्मा आई इज़ टू इंक्रीज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म आती है यहाँ, वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जैसे मैंने बताया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी वैसे होगी जैसे आपकी करंट सेंसिटिविटी है। इसका सिग्मा वी है सिंबल, पैरों में लगाएंगे वी। तो ये सिंपली सिग्मा वी जो होता है बेसिकली कितना ट्विस्ट है पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। यहाँ थीटा अपॉन आई था देखो, यहाँ थीटा अपॉन वी है। तो वी ओम्स लॉ से क्या होता है, वी इक्वल टू आर आई, आर रेजिस्टेंस है कॉइल का, ठीक है। और थीटा अपॉन आई की वैल्यू आपने ऊपर पड़ी हुई है, ये देखो ये थीटा अपॉन आई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये जो एन ए बी अपॉन सी लिख दो इसको यहाँ पे। तो बन गया एन ए बी अपॉन सी और नीचे आर बी है, ठीक है। सो यहाँ एडिशनल आर आ गया, नो प्रॉब्लम। आर जो रेजिस्टेंस अभी कॉइल का, ठीक है। तो सिग्मा बी को इंक्रीज करने का तरीका भी वही है कि आप एन को बढ़ा दो, ए को बढ़ा दो, लेकिन एन और एक सर्टन लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एन एंड ए कैन बी इंक्रीज अप टू अ सर्टन लिमिट। सो बेस्ट वे टू इंक्रीज सिग्मा वी इज टू इंक्रीज अगेन व्हाट, बी, ठीक है। यहाँ भी बेस्ट वे टू इंक्रीज सिग्मा आई इज टू इंक्रीज अगेन बी। तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने का बेस्ट तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका है कि आप बी बढ़ा दो। दिस वाज योर इंस्ट्रूमेंट एंड दिस वाज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो एक नया पेज लेते हैं और छोटी सी बात करेंगे, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, और उसमें हम चलते हैं कि आपका जो नेक्स्ट है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है कि बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ आपको, जो पेपर में 100% आते हैं। सो गैल्वेनोमीटर आपने सीख लिया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म लैब में मिलता है वो होता है पॉइंटर टाइप गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पॉइंटर टाइप गैल्वेनोमीटर, और उसको वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। उसमें लैंप और स्केल अरेंजमेंट नहीं होता, उसमें सिंपल जो आपकी कॉइल है जैसे मैंने बनाई थी वो ऐसे ऐसे थी रेक्टेंगुलर शेप की, जैसे दिखा रहा था मैं। तो उस जैसे कि मान लो यही है वो, तो उसके साथ सीधा पॉइंटर जोड़ा जाता है यहाँ पे बस, और ऐसे गैल्वेनोमीटर दिखाएंगे आपको लैब में। तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट की जगह जैसे डिफ्लेक्ट होगी तो नीडल हिलेगी ये वाली, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर टाइप गैल्वेनोमीटर। तो जो कॉमन फॉर्म में आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मिलता है लेबोरेटरी में, वो बेसिकली कौन सा होता है, पॉइंटर टाइप, जो आप देखेंगे लैब में, दैट इज पॉइंटर टाइप और वेस्टर्न टाइप, WESTON, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखेंगे। और जो आपका है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर। पहला आपको पता होना चाहिए कि अमीटर क्या है, ठीक है। पहले आपने सुना कि अमीटर जो है बेसिकली इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट,
टू मेज़र व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट ही करेगा, पता लगाएगा कि है कि नहीं, और मेजरमेंट करनी है करंट की तो फिर अमीटर चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज अमीटर, मैंने बता दिया, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन है कि एक वोल्ट मीटर भी होता है फिर, तो वोल्ट मीटर बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस भी को मेजर करेगा। बेसिकली वो मीटर और वोल्ट मीटर जो हैं ये गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। ठीक है, यदि गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको शंट बोलते हैं, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने पैरेलल में क्या लगा दिया, शंट, तो मेरा बन गया अमीटर। ठीक है, और शंट इज़ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में जोड़ा जाता है, लिखा मैंने। और यदि मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो मेरा बन जाएगा वोल्ट मीटर। समझ के बाद, और जो फिर गैल्वेनोमेट्रिक जो स्केल होगी वो कैलिब्रेट हो जाएगी। यदि ये मीटर बन गया और उसकी रीडिंग 0 to I है, आई एम्पियर में, तो फिर उसकी स्केल 0 से I तक करंट पड़ेगी। और सेम केस में यदि इस केस में जब इसका गैल्वेनोमीटर का आपका वोल्ट मीटर बन गया, तो जब गैल्वेनोमीटर की स्केल है वो वोल्ट मीटर बन जाएगा, तो जो स्केल है आपकी गैल्वेनोमीटर की वो इस तरह से कैलिब्रेट की जाती है कि वो 0 से लेके V तक पोटेंशियल डिफरेंस पड़े। ठीक है, सो इन चीज़ों को करेंगे हम। तो बेसिकली मैंने ये बताया आपको कि अमीटर और वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का ही हिस्सा है। गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दो, वो मीटर बन गया। सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बोलते हैं और शंटेड गैल्वेनोमीटर को अमीटर बोलते हैं सिंपल। ठीक है, सो यदि मैं अब क्वेश्चन आपको करवाऊँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर। ठीक है, मैंने बताया था इट इज़ कन्वर्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस, उसको शंट बोलते हैं, इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ठीक है, सो करते हैं शुरू। सो ये है आपका गैल्वेनोमीटर और ये मैंने स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया इसके पैरेलल में। ठीक है, अब मैंने ये जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट बन गया, अब ये अमीटर बन गया। मीटर, अब ये क्या बन चुका है, मीटर। ये शंट बोलते हैं इसको, स्मॉल रेजिस्टेंस होगा ये। ठीक है, अब यदि ये बन गया मेरा, यहाँ से करंट की जो एंट्री थी मान लो वो मैंने कर दी, यहाँ से सपोज करिए ये बन गया, और यहाँ मैंने करंट अब आई भेजना है। तो गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो जो उसमें यदि भेजा जाए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। ये गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है ना, देखो ये होता है ऐसे ऐसे, यहाँ 0 होता है इसका, तो मैक्सिमम यहाँ तक जा देगा, टक हो जाएगी जाके इधर, ऐसे जा सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ये आ गया करंट, जैसे जैसे ये सुई इधर को जाएगी, फिर इधर जाएगी, तो मैक्सिमम जो जा सकता है करंट वो IG है सपोज इसमें। इससे ज़्यादा वैल्यू जाएगी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर मैंने बताया कॉयल होती है, वो हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा करंट का और कॉयल में डैमेज। एक्सेसिव हीटिंग से कॉयल डैमेज हो सकती है यदि करंट की वैल्यू ग्रेटर देन है IG से। मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है इसमें, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, मैक्सिमम वैल्यू करंट इन गैल्वेनोमीटर इज IG। यदि करंट IG से ज़्यादा होगा तो एक्सेसिव हीटिंग की वजह से इस गैल्वेनोमीटर का जो कॉयल है वो डैमेज हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर आपका वर्क नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ये देखो इस तरफ कितना करंट गया, I का IG पार्ट तो चला गया G में, तो इधर बचा I माइनस IG। ये देखो, तो मैक्सिमम करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है एंड करंट हमेशा कौन सा पाथ लेता है, कम रेजिस्टेंस का। तो कम रेजिस्टेंस कौन है इनमें, S, स्मॉल रेजिस्टेंस है ये, शंट बोलते हैं इसको। तो बेसिकली करंट, मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू S। किलोमीटर में तो चला गया जितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाए इसमें, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है इसमें IG। तो मेजर ऑफ द करंट, जो ज़्यादा करंट है वो बेसिकली कहाँ फ्लो कर गया, शंट में। ठीक है, यहाँ आके फिर ये मिल के ऐसे, यहाँ से फिर आपका आई आ गया। ठीक है, सो
बेसिकली अब जो इस गैल्वेनोमीटर का स्केल है, ये जो इसका स्केल है बेसिकली, अब इसका जो स्केल है ये बेसिकली ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, तो ये यहाँ 0 एम्पीयर करंट होगा, रीडिंग्स आ जाएंगी यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम करंट है, अब इसका जो स्केल है वो कैलिब्रेट हो गया 0 to I पढ़ने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू I हो सकती है इसमें, ठीक है। तो स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड नाउ टू रीड करंट फ्रॉम रेंज 0 to I एम्पीयर, ओके। तो अब मुझे इस डायग्राम में नया कुछ नहीं है, देखो इसमें आपको पता ही है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, G और S, तो G एंड S आर इन पैरेलल। तो यदि ये पैरेलल में है तो आपको पता है पैरेलल में V सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या हो जाएगा, G। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इसमें कितना गया देखो ये, और रेजिस्टेंस कितना है इस छोटा, इस शंट में रेजिस्टेंस S है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, I माइनस आई जी करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ S है, और इसमें करंट कितना गया भाई आई जी, और है कितना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का G, बट इस G याद रखें, G गैल्वेनोमीटर नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और आई जी क्या है, करंट इन गैल्वेनोमीटर विच गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ओके। ये लिख देना आपने सारा कुछ, आई जी क्या है, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। और आई माइनस आई जी क्या है, करंट फ्लोइंग इन शंट, ठीक है। और आई क्या है, हैवी करंट जो मापा जाना है, हैवी करंट टू बी मेजर्ड, ये आ गया, इसको मापा जाना है। कैलकुलेटर में इसको डायरेक्ट भेज देते तो मैंने बताया कि मैक्सिमम कितना करंट ले सकता है, आई जी से आगे बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, करंट का कॉइल उसका डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से कैलकुलेटर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तभी तो मैक्सिमम करंट जो है वो कौन से रास्ते चला गया, इस रास्ते चला गया, शंट के रास्ते। ये करंट को कौन सा पाथ लेना होता है, करंट हैज़ टू फॉलो द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मिनिमम कौन है इन दोनों रेजिस्टेंस, कैलकुलेटर का रेजिस्टेंस होता है लगभग 100 ओम के बराबर, और ये रेजिस्टेंस बड़ा कम होता है 1-2 ओम, बहुत कम वैल्यू है इसकी, तो रेजिस्टेंस यहाँ कम है तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू एस, ओके। सो बट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है जी, करंट कितना इंटू आई जी, ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई जी इंटू जी, ये आ गया, यहाँ से एस निकाल दो। तो इतना शंट यदि गैल्वेनोमीटर के साथ लगाएंगे तो उसका क्या बन जाएगा, अमीटर, अब अमीटर बन चुका है भाई, नाउ दिस डिवाइस इज अमीटर। अब मेरे को ये बताओ कि अमीटर बन गया, दो रेजिस्टेंस में पैरेलल में दिख रहे हैं मेरे को जी और एस, तो रेजिस्टेंस क्या होगा मीटर का, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो मैंने बताया था ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम, ठीक है। और मैं बताया था कि जो रेजिस्टेंस आएगा ये इन दोनों में जो छोटा से इन दोनों में जो कम होगा उससे भी कम आएगा, इन दोनों में कम कौन है, एस है, बताया था मैंने, अभी बहुत कम होती है इसकी वैल्यू, तो एस से भी कम आएगा, तो रेजिस्टेंस एस तो पहले ही 0 के आसपास है, बहुत कम है, 0 1 2 3 है, कुछ नहीं है, बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस आर जो है वो बेसिकली लेस आएगा किससे, एस से। तो बेसिकली गैल्वेनो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस जो है मिनिमम है, ठीक है। और आइडियल एमीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो हकीकत में नहीं मिलेगा, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा केस है इसका कि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, सो गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर डिवाइस है जो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसमें मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर ये है, इसका रेजिस्टेंस जी है, ठीक है। इसके साथ सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ये दिस इज वेरी हाई रेजिस्टेंस, 5000 6000 ओम, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी, ठीक है। अब जो ये दो पॉइंट्स बन गए इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये ए पॉइंट बन गया सपोज, ये बी पॉइंट बन गया सपोज, इन दोनों के बीच अब ये इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेगा वी, ठीक है। और सीरीज़ में है दोनों, तो सीरीज़ में करंट जितना गैल्वेनोमीटर में एंटर होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए उतना ही रेजिस्टेंस में चला जाएगा, ठीक है। सो अब ये सब कुछ लिख देना आपने, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी है जो इन पॉइंट्स के बीच मेजर करा जाना है, ठीक है। आई जी वही है, करंट इन गैल्वेनोमीटर फॉर मैक्सिमम स्केल या फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिख दिया, और जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और वी इज दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मेज़र किया जाना है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ, एक इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा मान लो V1 और एक इधर के क्रॉस आएगा V2, सो पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्या होगा बोलो? v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगा, और b जो है बेसिकली v1 मीन्स ये v तो आई आर आई जी इंटू जी, v2 मीन्स रेजिस्टेंस इन जो इसमें करंट आई जी एंटर करेगा, तो रेजिस्टेंस के इन पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? आई जी आर। ये आ गया, मेरा टारगेट यहाँ आई जी आर निकालने का है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आई जी आर इज इक्वल टू, इसको पहले ले जाओ, बी माइनस आई जी इंटू जी, आर निकाल दो। जितना रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किया बेसिकली उसकी वैल्यू निकालनी होती है। मीटर में हमने वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया तो एस निकाला, याद रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ आर निकालेंगे तो ये बन गया आई जी, नीचे चला जाएगा अलग अलग, इसको लिख दो वी अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू जी, तो आई जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सो इतना रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगाएंगे ना गैल्वेनोमीटर के साथ, ये नहीं भूलना आपने फॉर्मूला, वी अपॉन आई जी, ठीक है, ये आ गया वी अपॉन आई जी माइनस जी, तो ये नहीं आपने भूलना है। इतना रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ, जिस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है उसके साथ हाई रेजिस्टेंस कितना, इतना लगाएंगे, तो इसका अभी इंस्ट्रूमेंट आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए रेडी है। अब जो गैल्वेनोमीटर का स्केल है बेसिकली, इस गैल्वेनोमीटर का स्केल है वो ये बन गया आपका। कैलिब्रेट ऐसे करना है ना अपने स्केल, ये मान लो स्केल गैल्वेनोमीटर का, तो यहाँ इसकी रीडिंग 0 वोल्ट होगी, और ऐसे ऐसे रीडिंग्स लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे इसमें कैलिब्रेशन करेंगे, और यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना बढ़ाना चाह रहे हैं इससे, वी। तो 0 से वी वोल्ट तक का ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए रेडी है इंस्ट्रूमेंट। ये सारा इंस्ट्रूमेंट आपका, ये जो दिख रहा है आपको सारा सारा क्या बन गया? वोल्ट मीटर। वट इज वोल्ट मीटर? बेसिकली वोल्ट मीटर इज बेसिकली हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा इस इंस्ट्रूमेंट का? दोनों सीरीज में है, ये एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का है और एक बड़ा हाई रेजिस्टेंस हमने लगाया, तो इन दो पॉइंट्स के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट मीटर का, सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, तो इट इज़ जी प्लस आर। आर तो पहले बताया मैंने बहुत ज़्यादा होता है, और जी भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर कैसा इंस्ट्रूमेंट हुआ? सो वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। और हाई होते होते आइडियल वोल्ट मीटर का कितना हो जाएगा? फिर आइडियल वोल्ट मीटर हकीकत में नहीं मिलेगा आपको, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, सो ये था आपका। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इसका PDF दिखा देता हूँ। सो ये है आपका PDF इसका, ये ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन हमने कर लिया था। तो अभी जो कराया हुआ मीटर में मैंने बताया आपको कि आपने गैल्वेनोमीटर के साथ स्मॉल रेजिस्टेंस एस लगाना है पैरेलल में, ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट फिर बन गया मीटर, और एस की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो एस की वैल्यू सब कुछ लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, और एस की वैल्यू आगे इसको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। फिर इसका वोल्ट मीटर हमने बताया रेजिस्टेंस और मीटर क्या हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में आगे जी और एस, तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। सो मीटर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरी हाई वेरी लो रेजिस्टेंस, ओके। आइडियल मीटर का क्या होगा? रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस ध्यान सुनेंगे एक बात और, कि मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है करंट मेजर करने के लिए, क्योंकि सीरीज सर्किट में क्या रहता है? करंट सेम रहता है। सो जितना सर्किट में होगा उतना ही अमीटर में आ जाएगा, और अमीटर का रेजिस्टेंस पहले ही मिनिमम है, बहुत कम है, तो उतने उस करंट को मेजर कर देगा। तो अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ध्यान रखेंगे। और फिर वोल्ट मीटर जो है, मैंने बताया कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे आप इसके साथ सीरीज में, तो इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया। तो वोल्ट मीटर में फिर मैंने हाई रेजिस्टेंस लगाया, तो आर की वैल्यू निकाली, अभी बताइए आपको, ये आ गई वैल्यू ये, ठीक है। तो ये आ गई आपकी आर की वैल्यू, ये लिख दिया आगे जाके आर टू बी वन आई जी माइनस सी। और फिर मैंने बताया कि इसका रेजिस्टेंस जी प्लस आर हो जाएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाना है तो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, बिकॉज पैरेलल सर्किट में वी सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जितना अदर एलिमेंट्स के क्रॉस होगा उतना ही वोल्ट मीटर के क्रॉस आ जाएगा, उतना ही वो रीड कर देगा। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया? इनफाइनाइट होता है। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का डिवाइस है, अमीटर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस का डिवाइस है, क्योंकि अमीटर को करंट जो मेजर करना है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। प्रिंसिपल इसका वही है कि टॉर्क लगता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं, और ये सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख दी है, ठीक है।
इसमें थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा है, वो आप नोट करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल लेके किया है। इट इज़ बाउंड नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, बाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर पे थोड़ी बाउंड की होती, गलत है। इट इज़ बाउंड ऑन ए नॉन मेटेलिक फ्रेम लिखेंगे यहाँ, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, सॉरी नॉन मैग्नेटिक फ्रेम ये लिखे हैं यहाँ पे। इट इज़ बाउंड मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम फिगर में दिखाया गया है। इट इज़ बाउंड ऑन है, इसको लपेटा होता है नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर, वो मोस्टली ब्रास वगैरह का बना होता है, ठीक है। और इसके आगे एक और लाइन लिखें कि सॉफ्ट आयरन कोर इज कैप्ट फिक्स्ड, ठीक है। सॉफ्ट आयरन लिख लें या सुन ले क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉफ्ट आयरन कोर इज कैप्ट फिक्स्ड इनसाइड द कॉइल, ऐसा लिखना है, इसको लिख लें, ठीक है। और फिर सारा कुछ बता दिया, उसमें लैंप और स्केल अरेंजमेंट होता है, टू नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, और मूवेबल स्क्रू होता है स्टैश, और लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं नीचे। तो ये डायग्राम इसका बना हुआ है, और ये वर्किंग मैंने बता दी थी। और फिर ये है वो डायग्राम, आपने यहाँ से बना लेना इसको, ठीक है। यहाँ सर्कुलर कॉइल बनाया है, सिंपल बनाया है, देखो ये। और ये बोल रहा हूँ मैं, ये जो अंदर है ना, मैं ये जो दिख रहा है सफेरिकल सा, ये है वो कोर फिक्स होता है अंदर, ये कॉइल को टच नहीं करता है। ये रखें ध्यान, ये जो लिखा है देखो, सर्कुलर कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, तो फिक्स होता है, ये लिख लें, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने वो करेक्शन कराई, ऊपर को कर लें आप। और ये वो लेवलिंग स्क्रूज हैं S1 S2, ठीक है। और फिर ये वो लैंप और स्केल अरेंजमेंट है, ये देखो ये बनी हुई है ऐसे ऐसे लाइंस। शुरू में जब करंट नहीं भेजा था तो जो मिरर का इमेज था वो A पॉइंट पे बना, करंट भेजने के बाद इमेज B पे बन गया, ठीक है। करंट भेजने के बाद कॉइल डिफ्लेक्ट हुई तो फिर आपका जो मिरर है वो सस्पेंशन वायर के साथ लगाया हुआ था, तो वो भी ट्विस्ट हो गया, तो उसको इमेज को जो आपकी स्केल थी उसके ऊपर शिफ्ट हो गया ऐसे B से। तो इस AB इज डायरेक्टली, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट AB डायरेक्टली मेजर्स दी करंट, ज़्यादा होगी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा आएगी, ओके। तो ये था, ये आपको बता दिया सारा। फिर मैंने बताया इसकी थ्योरी मैंने बताया, टॉर्क लगता है मैक्सिमम चाहिए हमें, तो MB, और इट इज अचीव्ड बाई मेकिंग द पोल पीसीज स्फेरिकल इन शेप, और जो ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमेशा M और B में एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। तो फिर मैंने बोला रोटेट हो गई वो, तो फिर उसमें इलास्टिसिटी की वजह से स्टोरिंग टॉर्क आएगा, C θ बताया था मैंने। और इक्विलिब्रियम में फिर दोनों टॉर्क इक्वेट कर देने हैं आपने, बराबर कर देने हैं, और यहाँ से फिर आपको I डायरेक्टली पोर्शन थीटा आ जाएगा, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी मैंने बताया θ/I, और वोल्टेज इसको बढ़ाने के क्या तरीका है, मैंने बोला N को और A को एक सर्टन लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, N और किसको, A को, ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है, B इंक्रीज कर दो, ये लिखा है यहाँ पे। वोल्टेज सेंसिटिविटी θ/B होता है, ठीक है। एंगुलर ट्विस्ट पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपने कर लेना है, ठीक है। और सिग्मा B को भी बढ़ाएंगे तो वैसे ही बढ़ाएंगे जैसे ऊपर लिखा, हाउ विल इंक्रीज सिग्मा B, N and A can be increased up to a certain limit, okay। तो बेस्ट वे टू इंक्रीज सिग्मा B is again you will have to increase what, magnetic field, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो। तो ऊपर वाली लाइन लिख देंगे यहाँ, यदि सिग्मा V को इंक्रीज करने का तरीका पूछा तो वो सेम ही है, बिकॉज इसमें सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस आता है कॉइल का, ओके ओके देन।